नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेगा स्टार क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित जिसमें पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1D पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 17/8। 17/8। तो इसमें हर का गुणनखंड करेंगे तो हर का गुणनखंड देखेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 17/2 पर 3 घात। तो हमें देखना है या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 है या 2 और 5 दोनों है। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 केवल 2 है, तो इसके हर के गुणनखंड में जब केवल 2 है अर्थात ये 2 पर घात m और 5 पर घात n के रूप का है। जहां n का मान 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 5 नहीं है तो n का मान 0 होगा, 5 पर घात 0, 5 पर घात 0 का मान 1, तो 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही होगा और m का मान यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि इसके हर का गुणनखंड 2 पर घात m 5 पर घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है 15/1600। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 1600 का गुणनखंड हम कर लेंगे। तो देखेंगे 2 8 16 0 और ये 400 बार में कट जाएगा और ये 200 बार में कट जाएगा, ये 100 बार में कट जाएगा और ये 50 बार में और ये 25 बार में और ये 5 और ये 5। तो इसमें भी देख रहा है केवल 2 और 5 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 15/1 2 3 4 5 6। 2 पर 6 घात और 5 कितनी वाला है 2 घात, तो 5 पर 2 घात। तो इसमें भी 2 और केवल 2 और 5 आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेम इसी तरह से। चूंकि इसके हर का गुणनखंड 2 पर घात m 5 पर घात n के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा क्या दिया है, तीसरा में दिया है 23/2 पर 3 घात 5 पर 2 घात। तो ये ऑलरेडी इसके हर का गुणनखंड कर दिया है, तो इसमें हम देख रहे हैं हर के गुणनखंड में 2 पर घात 3 5 पर घात 2 है, तो केवल 2 और 5 है अर्थात इसमें भी ऐसे लिख देंगे, इसके हर का गुणनखंड 2 पर घात m 5 पर घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार 7 होगा, मतलब ये भी क्या होगा 7 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखेंगे 35/50। तो हम 50 का भी गुणनखंड कर लेंगे। 50 का गुणनखंड वैसे 50 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पर 2 घात 5 पर 2 घात आएगा। ठीक है, 2 पर 2 एक ही 2 आएगा, 2 गुणे 5 पर 2 घात, 2 पर 1 घात, मतलब इसमें भी केवल 2 है और 5 है, तो ये भी इसका भी दशमलव प्रसार 7 होगा क्योंकि ये 2 पर घात m 5 पर घात n के रूप का है, तो इसको भी हम लिख देंगे, ये 7 दशमलव संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे
पांचवें प्रश्न को 6/15। तो यहाँ पर देखिए 15 का यदि हम गुणनखंड करें तो 3 × 5 आएगा। तो इसमें हम बताए हैं कि या तो उसके हर के गुणनखंड में 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो और इसके अतिरिक्त यदि कोई गुणनखंड आता है, जिसमें 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो इस तरह के जब गुणनखंड आ जाते हैं तो वो अशांत होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 के अतिरिक्त 3 आया है, तो ये इसके आधार पर ये अशांत होना चाहिए। लेकिन हम इसको भी देखते हैं, अंश को भी देख लेते हैं। यदि विभाजित होने वाला रहता है, उस छोटा रूप में, सरलतल रूप में होने वाला रहता है, तो उसको कर लेते हैं पहले। तो देखिए 6/15 है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 से 3 × 5 = 15। तो इसमें हम देख रहे हैं केवल अब 5 बच गया, 3 से काट दिए, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6, तो 2/5 आ गया है। ठीक है, तो 2/5 में इसके हर में केवल 5 है, तो ये भी शांत होगा। इसमें भी लिख देंगे, चूंकि इसके हर का गुणनफल 2 पर घात n 5 पर घात n के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, तो ये भी हमारा हल हो गया। अब हम लोग छठवें प्रश्न को देखेंगे। छठवां प्रश्न क्या दिया है? 129/2 पर घात 2, 5 पर घात 7 और 7 पर घात 5। यहाँ पर देखिए ये 2 पर घात n 5 पर घात n के रूप का नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त गुणनखंड 7 भी आ गया है। इसलिए लिखेंगे चूंकि इसके हर का गुणनखंड 2 पर घात m 5 पर घात n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद 7वें प्रश्न को देखेंगे। 7वां प्रश्न क्या दिया है? 77/210 77/210 दे दिया है। तो इसमें 210 का हम गुणनखंड करेंगे, वैसे छोटे रूप में भी हो जाएगा। 7 से 1 काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 से 7 त्रिका 21 और 0 30 है। तो 30 का गुणनखंड यदि हम करें तो 30 का गुणनखंड में हम देख लेते हैं 15 हो जाएगा। 3 से 3 × 5 = 15, 5 से 5 गुना 2 3 5 आ रहा है, मतलब 2 × 5 2 × 3 × 5। तो इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पर गुणनखंड 3 भी आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसको इसी तरह से हम लिख देंगे, सेम इसी तरह से। इसके हर का गुणनखंड 2 पर घात m 5 पर घात n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे और 8वें प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 13/3125 दिया है। तो 3125 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 × 6 = 30 और 5 × 10 5 × 5 = 25 और 5 से 5 एकम 5 125 बार में कट जाएगा। 5 से 25 बार में 5 5, मतलब 1 2 3 4 5। तो 13/5 पर 5 घात 1 2 3 4 5 5 5 आया है, मतलब 5 पर 5 घात लिख देंगे हम। तो इसमें भी दिख रहा है केवल 5 आया है, तो हम बता रहे हैं कि यदि केवल 5 आए, यदि केवल 2 आए या 2 और 5 दोनों आए तभी शांत होगा। तो केवल 5 आया है,
तो ये शांत हो जाएगा। लिख देंगे चूंकि इसके हर का गुणनखंड 2 पर घात m 5 पर घात m, जहाँ m का मान यहाँ पर 0 आएगा तो 2 पर घात 0, 2 पर घात 0 का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, m का मान 5 आया है। ठीक है, मतलब 2 पर घात m 5 पर घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब हम लोग 9वें प्रश्न को देखेंगे। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, 64/455। तो 455 का हम गुणनखंड कर लेंगे, पहले 5 से काट लेते हैं, 5 से 5 9 45 और 5 1 9 5, 7 से काटेंगे, 7 1 9 7, 7 3 21 और 13 से, मतलब 64/5 गुणे 7 गुणे 13। तो यहाँ पर 5 के अतिरिक्त गुणनखंड 7 और 13 भी आया है, तो 5 या 2 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 7 और 13 भी आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो इसको भी लिख देंगे अशांत। ठीक है, इसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न को देखेंगे। 29/343। तो 343 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें केवल 7 पर 3 घात 7 3 बार आएगा, तो इसको गुणनखंड करके भी आप देख सकते हैं। 7 से काटेंगे, 7 से ही कटेगा ही, 7 7 चौका 28 और 6 7 9 63, 7 से 7 49, 7 1 9, मतलब 7 पर 3 बार, 7 3 बार आया है तो 7 पर 3 बार, तो ये भी आपका दशमलव प्रसार इसका अशांत आवर्ती होगा। लिख देंगे चूंकि इसके हर का गुणनखंड 2 पर घात m 5 पर घात के m रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखना है कि उन प्रश्नों को दशमलव रूप में लिखिए जो शांत थे। मतलब पहले क्वेश्चन में जो शांत दशमलव संख्या के रूप में परिवर्तित हो सकता था, वह प्रश्न हमें लेकर के उसको दशमलव रूप में बदलना है। तो यही प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर पहले में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 8वां जो था वह शांत दशमलव संख्या के रूप में शांत दशमलव संख्या था। तो इसको हमें क्या करना है, दशमलव रूप में बदलना है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को दशमलव रूप में बदलेंगे। 17/8 दिया है तो हम भाग कर लेंगे, 17 में 8 से भाग कर लेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 1 अब ये भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 8 1 9 8, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16, 4 बचेगा 40, 8 बचे 40, मतलब इसका हो जाएगा 2.125। ठीक है, ये दशमलव रूप में परिवर्तित हो गया। अब दूसरा प्रश्न हम लेंगे 15/1600। तो इसको यदि हम बदला तो 1600 से हम भाग करेंगे, पहले 15 में भाग करेंगे, हर से अंश में भाग किया जाता है दशमलव रूप में बदलने के लिए। तो ये भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, अभी भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा। अभी 15,000 हो गया। ठीक है, तो 9 बार चला जाएगा, ये 16 9 144, 150 है यहाँ पर, 16 9 144, तो 9 बार में जाएगा तो हो जाएगा 9 9 9 9 6 54 को 4 और 9 का 9 9 5 9 5 14। तो इसको हम घटा लेंगे, 0 0
और 10 में से 4 जाएगा 6, अब ये दोनों बढ़ जाएगा, 600 बचा। अब 10वां यदि लगाए हैं तो 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, 6000 यहाँ आपका 1600, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 64, 4 बार अधिक हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे, 16 तिया 48। ठीक है, 0 0 और 10 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1, 12। अब 10 में लगाए हैं तो 0 बढ़ जाता है, तो हो जाएगा 12,000। तो देखेंगे तो 16 से 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 है और 0 बढ़ा देंगे, 16 सत्ते 112 हो गया, 2 0 है, 2 0 बढ़ा देंगे, 0 0 और 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब ये 10 लगाए हैं तो 0 पुनः बढ़ जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब 16 से 16 25 80, 5 बार में 16 25 80 और 2 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, मतलब पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमारा 15/1600 जो दिया है दशमलव रूप में, जिसमें 0 0 9 3 7 5, इस तरह से हमारा दशमलव रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तो तीसरे प्रश्न को 23/2 पर 3 घात 5 पर 2 घात, तो इसको एक और रूप से बदल सकते हैं या सीधे गुणा करके तब हम भाग करेंगे, उसके बाद बदल सकते हैं। तो पहले गुणा करेंगे तो 2 पर 3 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 पर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 2 4 4 गुणे 8, ये 8 हो गया। अब 5 पर 2 का मतलब 5 गुणे 5, 5 को 2 बार गुणा करेंगे 25, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 गुणे 25, तो 25 चौका 100 हो जाता है और 25 बटे 8 बचे 40 को 0, 8 दूना 16, 16 4 20, 200। ठीक है, 200 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 23/200। ठीक है, अब हम 200 से भाग कर लेंगे 23 में, तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो एक बार में चल जाएगा 200। अब घटाएंगे तो 0 3 कट जाएगा 30, दशमलव लगाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, तो फिर एक बार में जाएगा 200 और 0 0 और यहाँ फिर 1 बच जाएगा, दशमलव लगाए हैं तो 0 फिर बढ़ जाएगा, 1000 आ जाएगा और ये 5 बार में 200 25 1000, ये हमारा विभाजित हो जाएगा। हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार 0.115। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चौथे प्रश्न को देखेंगे। तो चौथा प्रश्न दिया है, चौथा प्रश्न 6/15, तो इसको पहले हम विभाजित कर लेते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, छोटा हो गया। अब 5 से हम 2 में भाग कर देंगे, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 5 चौका 20, तुरंत विभाजित हो गया, मतलब 0.4 हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, अब हम लोग 8वें प्रश्न को देखेंगे। तो 8वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, 13/3125। अब हम क्या करेंगे, 3125 से भाग करेंगे 13 में। इसको हम लोग एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं आसानी से, तो उस तरह से भी सरल किया जा सकता है। और यदि हम देखिए 3125 का यदि हम गुणनखंड करें 3125 का, तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, इतना आप गुणनखंड करके देख सकते हैं, 5 बार 5 आएगा। तो यदि हमें दशमलव रूप में इसको बदलना है तो उतना ही 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 5 बार 2 का गुणा कर लेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा
मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 का नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। 13 गुणे 32, इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 13 3125, तो हो जाएगा 13 32 का नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे 3125 का 32 में, और 13 का भी 32 में गुणा कर लेंगे, हो जाएगा ये 416 हो जाएगा गुणा करके। और इसका यदि हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करके आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, जब जीरो नीचे रहता है, हर में 1 रहता है और बाकी सब जीरो रहता है, तो बहुत आसानी से हम दशमलव में बदल सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे 5 जीरो है तो 5 अंक पर दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 अंक है तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 5 अंक हो जाएगा। तो इस तरह से दशमलव पर साइज का हो जाएगा 0.9। अब ये 6 1 4 है, 3 अंक है, तो हम 2 अंक और बढ़ा देंगे, क्योंकि 5 जीरो है तो 5 अंक पर दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 5 अंक हो गया। अब यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, दशमलव की इधर जीरो लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। पहला दिया 1/x 20, दूसरा 1/27, तीसरा 3/5 और चौथा 1/15। तो इसको हमें देखना है कि कौन शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो जैसे हम लोग पहले प्रश्न को हल किए हैं, उसी तरह से इस तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो पहला दिया 1/20, तो इसका हम हर का गुणनखंड करेंगे 1/20, तो 20 का गुणनखंड यदि हम कर लें तो 10 हो जाएगा, 2 5 10 और 5 से, मतलब हर के गुणनखंड में आ जाएगा 2 बार आया है और 5 1 बार आया है। मतलब शांत दशमलव संख्या के रूप में निरूपित यदि कोई संख्या हो रहा है तो उसके हर के गुणनखंड में या तो केवल 2 आना चाहिए, या तो केवल 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और 5 दोनों आया है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिख देंगे, चूंकि इसके हर का गुणनखंड 2 पर घातीय 5 पर घातीय के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया 1/27, तो 27 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, या इसको हम 3 बार आया है तो 3 पर 3 घात लिख सकते हैं। तो इसमें न 2 है और न ही 5 है, केवल 3 दिया है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो ये शांत नहीं होगा। लिख देंगे चूंकि इसके हर का गुणनखंड 2 पर घातीय 5 पर घातीय के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा, ठीक है। अब हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर हम सरल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न 3/5, तो ऑलरेडी इसका गुणनखंड किया गया 3/5, तो इसमें केवल 5 ही है, इसके हर के गुणनखंड में केवल 5 ही है, तो ये शांत होगा। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं, इसके हर का गुणनखंड 2 पर घातीय 5 पर घातीय के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 1/15,
तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 5 3 5 15। तो इसमें 5 के अतिरिक्त 3 भी आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो सेम इस तरह से इसको भी लिख देंगे। इसके हल का गुणनखंड 2 5 के रूप का नहीं है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, शांत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न दिया है कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब इसके गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। मतलब इसका गुणनफल परिमेय है कि अपरिमेय, इसको ज्ञात करना है हमें। तो कड़ी में 3 माइनस कड़ी 5 और कड़ी 5 प्लस कड़ी में 3, देखिए दोनों एक ही संख्या लिखा गया है, चिन्ह का केवल डिफरेंस है। इसको पहले हम लोग ये क्रम से कर लेंगे। जैसे कड़ी में 3 माइनस कड़ी 5, कड़ी 3 पहले है तो इसको भी प्लस है तो पहले लिख सकते हैं। माइनस वाला यदि रहता इसको पहले लिखेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा। तो प्लस वाला हम आसानी से इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 दोनों 5 ही होगा, तो इसको इधर उधर लिख सकते हैं। लेकिन घटाने का जो होता है वो क्रमविन्वय नियम का पालन नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 5, इसको ऐसे रहने देंगे और ये कौड़ी में 3 पहले कर देंगे, कौड़ी में 5 बाद में हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह छुपा रहता है, पहले लिखते रहिए, और ये प्लस चिन्ह यहाँ पर छुपा है बाद में लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दोनों एक ही तरह के हुए। कड़ी में 3 माइनस कड़ी 5, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5। यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, केवल यही डिफरेंस है। तो ये आप सूत्र जानते हैं, एक सूत्र होता है सरसंख्या का a माइनस बी और a प्लस बी, ये दोनों एक ही है, चिन्ह अलग अलग दिए गए हैं। तो इसका सूत्र होता है पहला का वर्ग माइनस दूसरा का वर्ग, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो हम इसी तरह से लगा सकते हैं या दोनों का गुणा भी कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से आसानी से लगा लेंगे। इसका पहला का वर्ग हो जाएगा और फिर दूसरा का वर्ग हो जाएगा। तो कड़ी में कोई संख्या रहता है उसका वर्ग करते हैं तो कड़ी हट जाता है, तो ये 3 हो जाएगा और इसका भी कड़ी हट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 3 में से 5 घटाएंगे तो 3 में से 5 घटेगा नहीं, इसलिए -2 हो जाएगा। 5 में से 3 घटा करके इसका चिन्ह लिख देंगे, माइनस चिन्ह है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से -2 प्राप्त हो गया। तो माइनस है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो कौड़ी में होती है, तो ये कौड़ी में है नहीं, कौड़ी से बाहर है, माइनस वाली संख्या है। तो -2 आपका पूर्णांक होता है और पूर्णांक आपका परिमेय में आता है, तो इसको हम लिख देंगे परिमेय संख्या। मतलब इन दोनों का गुणनफल परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग पांचवें प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 बटे 3 कड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसको पहले हम सरल करेंगे, उसके बाद सरल करने के बाद हम देखेंगे कि ये परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है कि अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको हम लोग सरल करेंगे। 2 कड़ी में 45 है तो कड़ी से बाहर इसको निकालने के लिए हम गुणनखंड करेंगे। 45 का गुणनखंड करेंगे 3 से, 3 × 3 3 × 5 15 और 3 × 5 15 हो जाएगा। फिर 5 से मतलब 3 × 3 × 5 प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम लिख देंगे 2 कड़ी में 45 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। इसका 45 का गुणनखंड 3 × 3 × 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 20 का भी कर लेंगे गुणनखंड। 20 का हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 5 से मतलब प्लस 3 कड़ी में 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 कड़ी में 5, इसका तो गुणनखंड होगा नहीं 5 का, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको हम गुणनखंड क्यों किए हैं, क्योंकि हमें सरल रूप में परिवर्तित करना है।
तो इसको हम देखेंगे। अब देखिए कौड़ी में कोई भी संख्या रहता है, यदि उसका जोड़ा बना है तो उस जोड़ा में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जोड़ा बना है 3 3 का, वो भी एक ही संख्या का जोड़ा होना चाहिए, एक ही तरह का संख्या, मतलब 3 का 3 के साथ, 5 का 5 के साथ, 2 का 2 के साथ। तो यहाँ पर 3 का 3 के साथ जोड़ा बना है तो इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा। तो एक 3 जब बाहर निकलेगा मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो एक 3 बाहर निकलेगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 3। यहाँ पर 3 बाहर निकला तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, 2 गुणे 3, और यहाँ पर 5 बच जाएगा, क्योंकि इस जुड़ा में से 3 बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल जब निकलेगा तो ये हट जाएगा पूरा और बचेगा हमारा 5। पुनः इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 का जुड़ा बन रहा है तो 2 एक बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा कड़ी में 5 बटे 3 कड़ी में 5। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 2 3 6 कड़ी में 5 और यहाँ पर 3 गुना 6 कड़ी में 5 बटे 3 कड़ी में 5। अब 6 कड़ी 5 6 कड़ी 5, तो कौड़ी वाली संख्या जब जोड़ना रहता है तो जब कौड़ी में संख्या समान रहता है तभी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कौड़ी में संख्या समान है तो इसको जोड़ सकते हैं, 6 6 12 बाहर जोड़ लेते हैं, तो 12 कौड़ी में 5 और इसमें से एक ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 6 100 इस तरह का, तो हम क्या लिखते हैं 12 अक्ष लिखते हैं, तो एक ही अक्ष में लिख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर 6 कड़ी में 5 6 कड़ी में 5, तो 6 6 12 कड़ी में 5 और यहाँ पर जाएगा 3 कड़ी में 5। अब यहाँ पर देखिए कड़ी 5 से कड़ी 5 काट देंगे और 3 से 3 चौका 12, 4 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 4 प्राप्त हो रहा है, तो 4 आपका क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि कड़ी में प्राप्त हुआ रहा था तो वह अपरिमेय हो जाता, तो ये कड़ी में नहीं है इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग छठवें प्रश्न को हल करेंगे। छठवां प्रश्न दिया है, बताइए कि कड़ी में 1029 बटा 147 परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसको हमें बताना परिमेय है या अपरिमेय। तो इसको पहले हम लोग सरल कर लेंगे, सरलतम रूप में करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यह कड़ी में प्राप्त हो रहा है कि कड़ी से बाहर। यदि कड़ी में प्राप्त होगा तो अपरिमेय है, यदि कड़ी से बाहर हो जाएगा तो वह परिमेय होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे, पहले हम देखेंगे ये 9 3 9 2 11 12 3 से कट जाएगा, और इसको देखते हैं हम लोग 7 4 11 12 हो रहा है, 12 3 से विभाजित हो जाता है। 3 से विभाजित होने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यही है 1 0 2 9 दिया है, तो अंकों को जोड़ लेंगे, 9 2 11 11 0 11 11 12 हो जाएगा। तो 12 3 से विभाजित हो जाता है, 3 चौका 12 4 बार में। उसी तरह से इसको जांच लेंगे, 7 4 11 12, तो 3 चौका 12 विभाजित भी हो जा रहा है, ये 3 से दोनों विभाजित हो जाएगा। हम ऐसी संख्या का चुनाव करते हैं कि दोनों अंश और हर दोनों एक ही संख्या से विभाजित हो जाए। ये नहीं कि हम अंश को दूसरे संख्या से विभाजित करें और हर को दूसरे संख्या से, नहीं। हम क्या करेंगे, 3 से विभाजित हो रहा है तो इसको हम विभाजित कर लेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे इसको तो और छोटा करेंगे हम, तो 3 त्रिका 9 और बच जाएगा हमारा 3 त्रिका 9, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9। अभी 3 से तो 3 चौका 12 और 2 बचेगा 27, 3 9 27। अभी देखिए 7 से भी विभाजित हो जाएगा, सीधे 49 से भी विभाजित हो जाएगा, 49 सत्य 343 होता है, तो 49 से सीधे ही विभाजित हो जाएगा 7 बार में, कौड़ी में 7 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कौड़ी में यदि संख्या प्राप्त होता है इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कौड़ी में संख्या जो प्राप्त होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। फिर इसको लिख देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग 7वें प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है दशमलव के कितने स्थानों बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत हुआ। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। दशमलव रूप में बदलना है तो हम 2 रूप में दशमलव रूप में बदल सकते हैं।
तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 3/8 किया है। पहला तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भाग देंगे 8 से भाग करेंगे 3 में, 3 में भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 8 3 का 24 हो जाएगा और 30 में 24 घटाएंगे 6 बचेगा। दशमलव यदि लगाए हैं तो 0 हमारा बढ़ता रहेगा। 60 हो गया, 8 7 56 हो जाएगा और घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 बचेगा और दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ जाएगा, 40, 8 बचे 40। तो ये हमारा विभाजित हो गया, तो हमारा हो गया 0.375। ठीक है। यदि हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, भाग देना नहीं चाहते हैं, तो हम एक और तरीका से कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8 है, इसको हमें शून्य के रूप में, एक और उसके बाद जस्ट बाद सभी शून्य होने चाहिए, इस तरह के रूप में बदलना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 हो गया तो 1 0 हो गया, 1 के बाद शून्य है, 100 हो गया, 1 के बाद शून्य है, 1000 हो गया, मतलब इस रूप में हमको बदलना है। यहाँ पर 1 होना चाहिए, बाकी सब शून्य होना चाहिए, इस रूप में बदलना पड़ेगा। तो 8 है, तो हम जानते हैं 10 है तो उसका गुणनखंड 2 × 5, इसमें 2 और 5 है, मतलब केवल 2 और 5 होना चाहिए। 100 का करेंगे तब भी आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 5, मतलब 2 और 5 केवल आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 8 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा 2, 8 का गुणनखंड 2 × 2 × 2, तो जितना 2 है उतना ही 5। जैसे यहाँ पर 10 में 1 2 है तो 1 5, 100 में 2 2 है तो 2 5, मतलब जितना 2 रहेगा उतना ही 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उतना ही 5 का गुणा कर देंगे। ये 8 हो गया और 5 का मतलब 125 का, 5 25 25 25 125, तो 125 का गुणा कर देंगे तो 1 रुपये आपका हो गया। दूसरा रूप में हम क्या करेंगे, दूसरा रूप कैसे हम कर सकते हैं, 3/8 है तो हम क्या करेंगे, 8 है तो इसका गुणनखंड पहले हम कर लेंगे। तो गुणनखंड करके हम देख लिए हैं यहाँ पर, इसका मतलब 3 5 का गुणा करेंगे, मतलब 125 का, तो 125 का ऊपर भी और 125 का नीचे भी। 3/8 देखिए, 3/8 लिख दिए हम और 125 का ऊपर भी गुणा कर देंगे, 125 का नीचे भी गुणा कर देंगे। इसका गुणा कर देंगे 125, यहाँ हो जाएगा 375 और इसका गुणा करेंगे 125 बटे हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है। अब यहाँ पर 1000 में 3 0 है तो 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, तो हमारा हो जाएगा 0.375। इस तरह से दशमलव रूप में बदल गया। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने स्थान के बाद शांत होगा, मतलब पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम इस रूप में से हल कर सकते हैं या इस रूप से हल कर सकते हैं, तो ये रूप हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो 6/1250 है तो हम क्या करेंगे, इसका 125 है, 125 को रहने दीजिए, 0 है, 0 छोड़ दीजिए, आप 125 लीजिए। तो 125 जो दिया है, 125 का हम गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 आएगा। इसका मतलब जितना 5 है उतना ही 2 होना चाहिए। यदि 0 रहता है तो 0 को छोड़ दीजिए, आप जो अंक है बस उसी को लीजिए। तो 125 है तो 5 × 5 × 5, तो इतना ही 2 चाहिए, मतलब 3 5 है तो 3 2 चाहिए, तो 2 दूना 4 4 दूनी 8, मतलब 8 का नीचे ऊपर हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 6, 8 का ऊपर भी और 8 का नीचे भी, तो 6 8 48 हो जाएगा। और 125 का 8 में यदि हम यहाँ पर देखिए गुणा कीजिए, 125 का 8 में तो 1000 हुआ है, तो इसका हो जाएगा 1000 और एक 0 यहाँ पर है तो 0 बढ़ा देंगे 10,000। मतलब इसको हम क्या करेंगे,
दशमलव रूप में बदलेंगे तो 1 2 3 4, 4 अंक जीरो, 4 जीरो है तो 4 अंक लगाएंगे तो 1 2 दो ही अंक है तो 2 जीरो हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 0 ये 4 8 लिख दिए, 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 2 जीरो बढ़ाने के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, अब दशमलव किधर जीरो लगा देते हैं। मतलब आपका 1 2 3 4, 4 स्थान के बाद, 4 स्थान के बाद दशमलव से यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 स्थान के बाद यह शांत होगा, मतलब पूरा विभाजित हो जाएगा। तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार 4 स्थान के बाद शांत होगा। ठीक है, और दूसरा भी दिया है कि भाग दे करके हम देख सकते हैं इसको, तो इतना आएगा तो तभी हम जान सकते हैं कि कितना स्थान के बाद शांत होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब बिना भाग की प्रक्रिया अपनाए इसको दशमलव रूप में बदलना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। दिया 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में बदलना है। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को जैसे हम लोग सरल किए हैं, दशमलव रूप में बदले हैं, उसी तरह से आप इसको दशमलव रूप में बदलेंगे बगैर भाग किए। तो चलिए 15/4 है तो हम क्या करेंगे, 4 आए तो 4 का गुणनखंड में 2 गुणे 2, 2 बार 2 आया है तो हम इसको भाग के रूप में बदलना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना 2 आया है उतना ही 5 होना चाहिए। यहाँ भी 4 दिया, 4 जीरो दिया तो जीरो को छोड़ देंगे, 4 को केवल लेंगे तो 4 का 2 गुणे 2, मतलब 2 बार 2 आया है तो उतना ही बार 5 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में एक ही तरह का है तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद दशमलव रूप में बदलेंगे। तो चलिए 4 और 40 का एलसीएम यदि लेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, 4 और 40 का एलसीएम यदि लेंगे तो 40 आएगा। अब एलसीएम लेकर देख सकते हैं। तो 4 और 40 का एलसीएम 40 हो गया। अब 4 से 4 दाम 40 10 का इसमें गुणा कर देंगे, 15 दाम में 150 प्लस, और यहाँ पर 40 का 40 से भाग करेंगे, 40 से करना 40, एक का 5 करना 5 ही होगा। तो हमारा हो जाएगा 150 और 5 हो जाएगा 155/40। ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ लिए। अब हम क्या करेंगे, 40 है तो 4 का भी हम देखे हैं कि 2 गुणे 2 आ रहा है तो उतना ही 5 चाहिए, 5 और 25, मतलब 25 का गुणा करना पड़ेगा, 25 चौका 100। तो 25 का ऊपर भी गुणा करेंगे हम, या नीचे कर लेते हैं हम लोग, 25 का ऊपर भी और 25 का नीचे भी। तो 25 का ऊपर गुणा करेंगे, 25 5 125, 125 को 5, 125 तरह से होगा 5 लिख दिए 12 से, 25 5 125, 125 में 12 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 2 3 137, 137 को हम 7 लिख देंगे और 13 80 हो जाएगा। 25 से करना 25, 25 और 13 तो हो जाएगा हमारा 5 3 8 2 3 38 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 25 चौका 100 हो गया और 0 बचा, 0 उठा देंगे, मतलब इस तरह से हो गया। अब इसको हमें दशमलव रूप में बदलना है, ये 1 और इसके बाद जस्ट बाद 0 के रूप में हो गया तो दशमलव रूप में हम आसानी से बदल सकते हैं। 3 जीरो है तो 3 अंक में दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पर 3 के बाद और 8 के पहले लग जाएगा 3.875। जितना जीरो रहता है उतना ही अंक पर इधर से गिन लेते हैं। 3 जीरो है तो 3 अंक पर लगेगा, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा 3.875, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 पर घातीय m गुणे 5 पर घातीय n के रूप में लिखिए जहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब जैसे धनात्मक संख्या है 1 2 3 इस रूप में होगा। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका 10वां प्रसार लिखिए। मतलब इसका 10वां प्रसार भी लिखना है बिना वास्तविक विभाजन के, मतलब बगैर भाग किए। जैसे हम लोग इसको हल किए क्वेश्चन नंबर 9 को, उसी तरह से हल करना है। तो पहले हमको 2 पर घातीय m 5 पर घातीय n के रूप में लिखना है। तो इस संख्या को हम लिख लेते हैं जो दिया गया है 257/5000। ठीक है, तो 5000 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले 5000 का गुणनखंड यदि करेंगे तो ये 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है 0 लास्ट में, तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा 2500। फिर काटेंगे 2 1 2 2 2 4 2 5 10 1250 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 2 6 12 2 2 4 और एक बचेगा 2 5 10 625 हो जाएगा। अभी 5 से कटेगा 125 बार में, 5 से 25 बार में, 5 बार में और 1 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया है यहाँ पर 257/2 3 बार आया है तो 2 पर 3 भाग और 5 1 2 3 4 बार आया है तो 5 पर 4 भाग। ये 2 पर घातीय गुणे 5 पर घातीय के रूप का हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको दशमलव रूप में बदलना है। तो दशमलव रूप में आसानी से हम बदल सकते हैं इसको। चलिए इसका दूसरा पार्ट हम लोग हल करते हैं। ये मान लीजिए ये पार्ट हो गया क्वेश्चन का, बी पार्ट। बी पार्ट में हमको दशमलव रूप में बदलना है। तो 257/5000 हो गया। तो देखिए अभी हम बताए थे इसको दशमलव रूप में बदलने के लिए जितना जीरो उसको छोड़ दीजिए आप, जो अंक है बस उसी के साथ जोड़ा बनाइए। 2 यदि है तो हम 5 से का गुणा करेंगे, यदि 5 है तो 2 का, मतलब जोड़ा बना करके ही गुणा करना है। तो यहाँ पर 5 है तो हम 2 का गुणा कर लेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, बाकी सब जीरो ही है। मतलब 257 का 2 में गुणा करना पड़ेगा और 5000 का भी 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 257, 200 पे 14 को 4, 2 5 10 1 11 और 2 2 4 1 5 514 हो जाएगा। अभी 2 5 10 हो गया और 3 जीरो बचा है तो 3 जीरो उतार दिए। देखिए 2 5 10 अब 3 जीरो बचा, 3 जीरो उतार दिए। अब इसको दशमलव रूप में आसानी से बदल सकते हैं, 1 2 3 4, जितना जीरो है उतना ही हम दशमलव लगा देंगे इधर से गिन करके। तो 4 जीरो है तो 4 अंक का दशमलव 1 2 3, तो 3 अंक है इसका मतलब 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, 0 5 1 4 दशमलव लगा देंगे, दशमलव के इधर जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे, जो प्रश्नावली 1D का लास्ट प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। मतलब ये कह रहा है कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार के रूप में दर्शाया गया है। दशमलव रूप में ये संख्याएं दी गई है तो हमें पता करना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो इसके q मतलब p/q में q जो हर है इसके हर के गुणनखंड के रूप में हम क्या कर सकते हैं, ये हर के गुणनखंड के बारे में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये शांत है कि अशांत है, इसका गुणनखंड किस रूप का है, ये चीजें हमको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें पढ़ा दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखिए इस रूप में दिया है, तो जब दशमलव रूप में परिवर्तित किया गया मतलब ये आगे ये दशमलव संख्या नहीं बढ़ रही है। ठीक है, यहीं पर ये रुक गई है, स्टॉप हो गई है। तो ये
आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या में यदि हम भाग करते हैं तो दो रूप का दशमलव रूप आता है। एक होता है शांत होता है और दूसरा होता है अशांत। तो शांत में जब दशमलव रूप में बदलते हैं तो लास्ट में संख्या स्टॉप हो जाती है, मतलब वो उसका अंत हो जाता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। लेकिन अशांत में संख्याएं बार बार चलती रहती है, मतलब कुछ ऐसी अशांत में भी ऐसी होती है कि वो संख्या विभाजित नहीं होती है, बार बार दशमलव के बाद संख्या आती रहती है। लेकिन कुछ उसमें ऐसी होती है कि बार बार संख्या आती है और संख्या एक 5 अंक के बाद, 10 अंक के बाद या 3 अंक के बाद वह पुनः संख्या रिपीट होती रहती है। तो उसको हम बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए 43.123, फिर 1 2 3 1 2 3 इस तरह से लिखा, मतलब 1 2 3 ये बार बार आ रहा है संख्या, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 43.123 और इस पर बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1 2 3 बार बार ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरे में इस तरह से क्वेश्चन दिया है, मतलब ये दोनों शांत और अशांत दोनों जो होता है वह परिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें शांत और अशांत, मतलब ये शांत है ये अशांत है। तो शांत में क्या होता है, इसके हर का जो गुणनखंड p बटा q के रूप में जो होता है, तो हर का गुणनखंड या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या दोनों आता है। लेकिन अशांत वाले में जो आवर्ती होता है उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड भी आता है। जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, इस तरह का गुणनखंड भी आ सकता है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लगभग ये पहले या दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसमें 0.12 यहाँ पर देख रहे हैं 0.12 दिया है, फिर 0.10 है, फिर 1.2 दिया है, फिर 00 है, फिर 1.2 दिया है, 000 है, फिर 1.2 दिया है और 4 0 आ गया है। मतलब संख्या वही आ रहा है लेकिन जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे डॉट डॉट किया है, मतलब इसके बाद भी संख्याएं आएंगी इसी तरह से। इसके बाद यदि हम लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे 1 2 और फिर यहाँ पर 4 0 तो 5 0 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा और फिर 1 2 लिखेंगे, फिर अब 6 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह का यदि संख्या आपको दिखाई दे, मतलब संख्या वही लिखा जा रहा है, जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वह अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका जब यह अपरिमेय हो गया तो इसके हर का गुणनखंड नहीं होगा, ये हर के रूप में होगा नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन जो परिमेय संख्या होता है वो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसके हर के गुणनखंड के विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम पहले प्रश्न में लिखेंगे कैसे, इसको पहला प्रश्न जो दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है, ये हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये पूछ रहा है कि यदि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के विषय में हम क्या कर सकते हैं। तो ये शांत दशमलव संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड शांत में या तो 2 आते हैं या तो 5 आते हैं या 2 और 5 दोनों आते हैं। तो इसको लिखेंगे q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, 2 या 5, 2 या 5 या दोनों है। ठीक है, 2 या 5 या दोनों है, मतलब 2 होंगे या 5 होंगे या दोनों होंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न दिया है 0.12
0 1 2 डबल 0 ट्रिपल 0 हो गया, फिर 1 2 और 0 डॉट डॉट, तो ये अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय है तो इसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है, तो इसको लिखना नहीं है। तीसरा जो परिमेय है उसी को लिखना है। तो तीसरा तय कार्य दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया है, अब ये बार लगा दिया है, तो ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसके हर का गुणनखंड के बारे में जो कहेंगे वो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी गुणनखंड होगा। तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड होगा, ठीक है। अब यहीं पर ये प्रश्नावली 1D समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1E के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।